2001 में इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में वन ऑफ द सबसे लंबी चलने वाली टीवी गेम शो की शुरुआत हुई थी। इसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति, जिसे होस्ट करते थे अमिताभ बच्चन जी। रात को 9 बजे जब ये शो टीवी पे आती थी, तब दुकानों की शटरें बंद हो जाती थी और पूरी फैमिलीज, अपने बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे, क्योंकि सबको देखना था कौन बनेगा करोड़पति। और कहीं ना कहीं प्रत्येक इंडियन की ये दिल की ख्वाहिश रहती थी कि हमें भी हॉट सीट पर बैठने का एक मौका मिले, ताकि हम भी जीत सके 1 करोड़ रुपए। पर हम लोग तो आज बैलेंस फंड या फिर हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करने वाले थे, तो आज हम लोग कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति ना 2001-2002 में इंडियन टेलीविजन पे स्टार्ट हुई थी, और आज 20-22 साल बाद 2023 में इसकी 15th सीजन भी स्टार्ट होने वाली है। एंड ये इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला गेम शो है, एंड काफ़ी फेमस भी है, जिसे बहुत अच्छी टीआरपी रेटिंग भी मिलती है। कौन बनेगा करोड़पति जिसकी शुरुआत 2001-2 में हुई थी, उसमें तब मैक्सिमम जो धनराशि आप जीत सकते थे वो थी सिर्फ 1 करोड़ रुपए, जो तब के टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन आज 2023 में इस धनराशि को बढ़ा करके कर दिया गया है करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए। एंड इससे हमें लाइफ के बारे में, इससे जाकर के हमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को है, एंड वो है इन्फ्लेशन। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को इसी बात पर शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, तो केबीसी में आज के डेट में जो मैक्सिमम धनराशि आप जीत सकते हो वो बढ़कर हो गई है करीब करीब 7.5 से 8 करोड़ रुपए। एंड ये आपकी लाइफ को ना चेंज करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे जाकर के आप बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, एंड आप अपने लिए एक अच्छा घर खरीद सकते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, एक अच्छी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम सारे देशवासी ये तो चाहते हैं कि केबीसी में पार्ट मिले, पर हॉट सीट पर बैठने का मौका तो बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, और सबसे बड़ी धनराशि जीतने का मौका तो बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। पर इससे ना हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए है, वो है इन्फ्लेशन। आज से 20-22 साल पहले 1 करोड़ रुपए हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज 2022-23 में इस अमाउंट को बढ़ाकर कर दिया गया है 7.5 से 8 करोड़। यानी 20-22 साल में मैक्सिमम धनराशि 8 टाइम्स बढ़ी है। अगर आप अपनी एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी देखो ना, तो जो ग्रॉसरी एक्सपेंसेस आज से 20-22 साल पहले 4 लोगों की फैमिली में जहाँ 1,500-2,000 रुपये में होती थी, आज वहीं पे हाउस होल्ड ग्रॉसरी एक्सपेंसेस 15 से 20,000 रुपये हो गई है। अगर आप फ्यूल की प्राइसेस देखो तो वहाँ पे भी 5 to 6 टाइम्स की इंक्रीज है। अगर आप रियल एस्टेट की प्राइसेस देखो, अगर आप को आज एक घर खरीदना है, तो आज से 20-22 साल पहले जहाँ पे 10 लाख 15 लाख रुपए में काफ़ी अच्छे लोकेशंस पे आपको एक अच्छा घर मिल जाता था, एक अच्छा फ्लैट मिल जाता था, वहीं पे आज 1 करोड़ रुपए की फ्लैट तो बहुत आम बात हो गई है। तो अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए ना, तो जिस प्रकार से केबीसी में जाकर के मैक्सिमम धनराशि को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, ताकि लोगों की रुचि बनी रहे इस गेम शो में, उसी प्रकार से लाइफ में हर एक एक्सपेंसेस भी हमारी आज के डेट में पिछले 20-22 सालों में करीब करीब 7-8-10 गुना बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट देखें, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे तो इंक्रीज और भी ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन माना जाए, तो इन्फ्लेशन करीब करीब 20-22 साल में 7 to 8 टाइम्स होने का मतलब ये है कि एनुअली 8 से 9% की ग्रोथ होती है। एंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल फिगर्स है वो भी यही कहती है कि 6% के आसपास का अपने इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रहा है। तो आज इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लोगों की एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें मंथली एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, जो एक MIS करना चाहते हैं, जिससे जाकर के मंथली इनकम उनको आ सके, चाहे वो आपके रिटायरमेंट के बाद हो, चाहे अगर आपकी कोई एक फंड की मैच्योरिटी हुई है जिससे आप एक रेगुलर कैश फ्लो कमाना चाहते हो। तो इसके लिए 100 में से करीब करीब 70 से 80% लोग बैंक की FDs या फिर पोस्ट ऑफिस की MIS को प्रेफर करते हैं। और आज इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंक की FDs एंड पोस्ट ऑफिस की जो MIS फैसिलिटी है, उससे जाकर के बैलेंस फंड बेटर नहीं, डबल बेटर क्यों है, इस पे जाकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग
इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक रवि जी है, एंड रवि जी 2013 में यानी आज से 10 साल पहले रिटायर किए, एंड उनके पास 1 करोड़ की कॉर्पस थी, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि चलो बैंक में एफडी करते हैं। अब एफडी करने से अगर के एक टैक्स कंपोनेंट भी रहता है, पर इंडिया में क्योंकि अब इनकम टैक्स की रेट्स को काफ़ी लिबरलाइज कर दी गई है, तो 7-7.5 लाख तक की एनुअल इनकम पे तो कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर आप 1 करोड़ तक की एफडी करते हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपकी और भी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो आप मोटा मोटा अगर के टैक्स फ्री इनकम घर ले जा सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा धनराशि हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम पे स्प्लिट कर सकते हो। तो टैक्स की जो एडवांटेज है बैलेंस फंड में और एफडीज में, इसको आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो प्री टैक्स रिटर्न है उस पर ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आज इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि रवि जी जो 2013 में रिटायर किए, उनको तब 2013 में से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की एक मोटा लमसम पैसे उनको मिले, चाहे उनकी रिटायरमेंट की हो या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच कर हो, जिससे वो अपना अगले 10 साल 20 साल अपना फैमिली का के लिए एक मंथली इनकम चाहते हैं। तो अगर 8% के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो बैंक की जो एफडीज है उस पर 1 करोड़ रुपये पे सालाना 8 लाख रुपए बनते हैं, यानी महीने का करीब करीब 65,000 रुपये के आसपास। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी करीब करीब वही 60 से 70,000 रुपये के आसपास मिलता है। तो 2013 ऑनवर्ड्स रवि जी ने जो बैंक की जो एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में इन्वेस्ट किया, उससे जाकर के वो रेगुलर एक अच्छा कैश फ्लो तो कमा ले रहे हैं, पर धीरे धीरे ना लाइफ की जो एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ती रही। जैसा कि मैंने आपको केबीसी और पेट्रोल और एजुकेशन के एग्जांपल से आपको समझाया कि पिछले 20-22 साल में एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में 7 to 8 टाइम्स ग्रो हुई है। तो अगर पिछले 10 साल का कंपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो हो ही गई है। कम से कम डबल तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज़ की दाम जाकर के पिछले 10 साल में डबल तो हो ही गई है। तो रवि जी जिन्होंने 2013 में अपना बैंक में एफडी किया, जिससे वो एक मंथली इनकम ड्रॉ कर रहे हैं, तो 10 साल में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते गया ना, तो शुरू में हो सकता है कि 65,000 की जो उनकी मंथली जो इनकम आ रही है उसमें उनका फैमिली बहुत अच्छे से चल जा रहा है। साल में 2-1 वैकेशंस पे चले जा रहे हैं, घर का रेंट निकल जा रहा है, ग्रॉसरी चला जा रहा है, सब कुछ आराम से चल जा रहा है। पर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ता है ना, कॉस्ट बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन के कारण अगर की कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आती है, जैसे एज बढ़ता है, फार्मा एंड हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आ जाती है, एंड तब हमें ये लगता है कि काश हमें रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर जब भी हम लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो काश हमें 1 करोड़ रुपए ना आए होते, 2 करोड़ आए होते या फिर थोड़ा ज़्यादा आया होता, तो शायद हम लोग के लिए अच्छा होता। तो अब हम ना ये कंपेयर करते हैं कि जहाँ पे बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में 7-8% के हिसाब से रवि जी को आपने देखा कि 1 करोड़ की एफडी पे 65,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट को लेकर के। पर अब हम इसको बैलेंस फंड में अगर आप एक सिस्टमैटिक या फिर अगर डिविडेंड पे आउट के माध्यम से सेम अमाउंट अगर आप अपने बैंक अकाउंट में प्रत्येक महीने क्रेडिट कराते हो, तो इससे कितना और क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्योंकि बैलेंस फंड ने ऑन एन एवरेज 13-13.5% का 10 साल में रिटर्न दिया है, जबकि बैंक एफडी तो 7-8% के आसपास का ही मिल सकता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 13-13.5% सालाना कमा रहा हूँ और विड्रॉ सिर्फ 7-8% ही प्रत्येक महीने कर रहा हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 5-6% है ना, वो जाकर के आपके प्रिंसिपल को कंपाउंड करने में आपकी मदद करेगी। यानी जहाँ पे बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में आपका प्रिंसिपल सेम टू सेम रह जाता है, यानी वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपने प्रत्येक महीने का इंटरेस्ट तो प्रत्येक महीने विड्रॉ कर लेते हो, और वहीं पे बैलेंस फंड में आपकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है उसको भी ग्रो करने का मौका मिलता है, और साथ में जाकर के आप प्रत्येक महीना फंड भी विड्रॉ कर पाते हो। अब ये आपने 13-13.5% की पे अगर आप बैलेंस फंड से रिटर्न जनरेट कर रहे हो और मंथली सिर्फ 8% अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी अगर एज्यूम करते हैं कि रवि जी ने एसबीआई की हाइब्रिड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको ये जो 4-5% एक्स्ट्रा जो रिटर्न्स आ रहा है, तो उससे 10 साल में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल कैलकुलेटर। एंड एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पे हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपके प्रिंसिपल में कितनी डिफरेंस हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर हम लोगों ने खोल रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट एज्यूम किया है 1 करोड़,
जहाँ पे आप प्रत्येक महीने विड्रॉ करते हो 65,000 पर मंथ एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपकी रही है करीब करीब 14% के आसपास, जो कि काफ़ी एवरेज रिटर्न है जो हाइब्रिड फंड्स ने पिछले 10 साल में पूरे सारे हाइब्रिड फंड्स की एवरेज ने जनरेट की है। एंड इसमें टेन्योर एज्यूम किया हम लोगों ने 10 साल का। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर फाइनल वैल्यू है 2,10,44,000 रुपए। फाइनल फिगर है 2,10,00,000 रुपए के आसपास का। ऐसा क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि 14% का हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और महीने के या साल के हम सिर्फ 8% के हिसाब से ही महीने के विड्रॉल्स कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो रिटर्न्स है ना, वो मेरे प्रिंसिपल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और 10 साल में ना मेरा 1 करोड़ का प्रिंसिपल भी बैलेंस फंड में बढ़ के 2 करोड़ हो जाता है और प्रत्येक महीने का कैश फ्लो मिल गया, वो अलग। तो पिछले 10 साल में जहाँ पे आपकी फैमिली एक्सपेंसेस 60-70 हज़ार में चल जा रही थी, अगले 10 साल में डेफिनेटली आपकी फैमिली एक्सपेंसेस ज़्यादा होने वाली है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में केबीसी के एग्जाम्पल से ये समझा कि अगर के मैक्सिमम धनराशि 1 करोड़ से बढ़कर के 8 करोड़ रुपए हो गई इन्फ्लेशन के कारण, तो सिमिलरली यहाँ पे हमें इस बात पे भी सोचना है कि आज भले हम एक बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस में एमआईएस करके रिस्क फ्री गारंटेड 7-8-9% का अगर के महीने विड्रॉल्स कर सकते हैं, पर अगर हमारा प्रिंसिपल ना बढ़ाना तो आज जो 7-8% हमें अच्छा लग रहा है, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद शायद उतना अच्छा ना लगे। तो इसके लिए बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें एंड इससे जाकर के आप अपने रिटायरमेंट के फंड्स को इन्वेस्ट करें, या फिर जाकर के अगर आपने अभी कोई एसेट बेचा है जिससे आपको एक अच्छा धनराशि मिला है, जिससे आपको एक मंथली इनकम चाहिए, तो भी जाकर के बैलेंस फंड्स पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो। तो बैलेंस फंड को समराइज करते हुए इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है ना कि अगर आप 7-8% के हिसाब से महीने की भी विड्रॉल्स कर लेते हो तो 10 साल में ना आपकी प्रिंसिपल डबल हो जाती है और 20 साल में आपका प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जाता है। वहीं पे अगर आप कोई भी बैंक की एफडी या पोस्ट ऑफिस की एमआईएस या फिर कोई भी दूसरी मंथली इनकम स्कीम के साथ कंपेयर करते हो ना, तो प्रिंसिपल सेम टू सेम रह जाता है, जिसके कारण आपकी जो मंथली इनकम है ना, वो अगर आज की डेट में 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए है, तो आज से 10 साल बाद 20-50 हज़ार या 1 लाख रुपए की वैल्यू उतनी ना रहेगी जितनी आज के डेट में है। तो इसीलिए कभी भी बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस में एमआईएस से बेटर आप बैलेंस फंड को चूज करें। अब हम आज इस वीडियो में ये भी कंपेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी बैलेंस फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हो। आपको आपके स्क्रीन पे इंडिया की टॉप 10 परफॉर्मिंग फंड्स जो कि रिसेल रेटिंग के हिसाब से अच्छी है, जिनकी एईएम भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स वाली एईएम की इशू भी नहीं है, तो एईएम थोड़ा ज़्यादा हो तो भी चलेगा, जिसमें हम लोगों ने आउटलाइन करके दिए कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं विथ गुड रिसेल रेटिंग। तो जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है क्वांट की एब्सोल्यूट हाइब्रिड फंड की, जिसने पिछले 15 साल में 11.5-12% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। आप आईसीआईसीआई की इक्विटी एंड डेट फंड भी कंसिडर कर सकते हो, जिसने 10 साल में 16% का रिटर्न जनरेट किया है। एचडीएफसी की हाइब्रिड इक्विटी फंड ने करीब 15% का लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया है। आप टाटा की रिटायरमेंट सेविंग फंड भी कंसिडर कर सकते हो। टाटा की रिटायरमेंट सेविंग फंड में एक और एडेड एडवांटेज है कि उसमें 5 साल का लॉक इन आता है, तो जिससे इंश्योर होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो। इसने भी करीब 14% का रिटर्न जनरेट किया। कनारा रोबेको की हाइब्रिड इक्विटी फंड ने भी करीब लास्ट 10 ईयर्स में 13.7% के आसपास जनरेट किया है। एंड टाटा की हाइब्रिड इक्विटी फंड ने करीब 12.8% की रिटर्न जनरेट की है। तो आप भी अपने जो भी अगर आप भी मंथली विड्रॉल्स करना चाहते हो, मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन फंड्स में से कोई एक फंड सेलेक्ट करें या फिर 2-3 फंड्स में आप अपने पैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हो कि आपको अपनी रिटायरमेंट की फंड्स या फिर कोई भी लमसम फंड्स को किन फंड्स में कब कैसे लगाना है, कितना एसडब्ल्यूपी लेना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें और हमारे साथ कनेक्ट करें एंड हम आपको ये हेल्प करेंगे ये समझने में कि आपके रिस्क एपेटाइट और आपके एज के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितना फंड्स बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको मंथली विड्रॉ करना चाहिए, चाहे वो डिविडेंड पे आउट मोड में करना चाहिए या फिर एसडब्ल्यूपी मोड में करना चाहिए। एंड आप चाहो तो आज हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ऐप का नाम है स्टैटप्रो मनी ऐप, योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जिसे आप गूगल की प्ले स्टोर या फिर एंड्रॉयड iOS स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप बहुत ही ईजी स्टेप में जाकर के अपनी KYC और ऑनलाइन
बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एंड वंस आपकी अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, जनरेट हो जाए, तो आप इजीली अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हो। एंड हमारे ऐप में और भी बहुत सारी फीचर्स है जो आप एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, जिसका करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। सारे म्यूचुअल फंड की कैलकुलेटर्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, जिससे आप एक प्रोजेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करें द स्टार्ट प्रो मनी ऐप, योर वेल्थ एक्सेलरेटर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केबीसी हमारे लाइफ में आए ना आए, लेकिन बैलेंस फंड के साथ अपनी फ्यूचर को ज़रूर सिक्योर करें। थैंक यू, नमस्कार।